आप सभी को नमस्कार। अ, मेरा नाम अनूप अग्रवाल और पिछले 1 वर्षों से इसी जगह में मैं अपना पुराना जो हेल्थ कंसल्टिंग का काम है वो कर रहा था और साथ ही अद्वित इंस्टीट्यूट को एक रिमोटली जो प्रमोट करना या हेल्प करना वो भी जो भी उसमें हिस्सा था वो भी करता था। और धीरे धीरे उसके इम्पोर्टेंस को जब समझ में आया कि इसकी ज़रूरत है और एक ऑर्गेनिक रूप से हम अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने सिटीज़ को एजुकेट करने के लिए, है ना, ये जो संस्थान है अद्वित इंस्टीट्यूट वो बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकती है हमारे समाज में। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि इसको एक एक नोड की तरह, एक सेंटर की तरह डेवलप करें करके। तो इस दिशा में फिर मतलब प्रक्रिया शुरू हुई और विचार विमर्श हुआ। फिर आज बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ का जो टूर हुआ, मेरे जो यंगर ब्रदर हैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, तो वो भी, उनका भी समय हमको मिला और हम लोगों ने सोचा कि चलो एक एक जैसे ये जो पूरा मुहिम है वो ऑर्गेनिक है, तो इसकी शुरुआत भी बहुत ही ऑर्गेनिक ढंग से, बहुत ही क्लोज लोगों से बात करके शुरू करते हैं करके। तो मैं अपना एक महीने में जो मेरे भाई हैं और एक महीने में जो अद्वित इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं डॉक्टर श्री अरविंद अग्रवाल जी, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूँगा कि अ, हम लोग जब काफ़ी छोटे थे और छोटा शहर था बिलासपुर, तो पढ़ने का बहुत एम्बिशन था अरविंद जी को। मतलब हमारे पूरे परिवार में, सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा एडवांस सोच रखना। और तो उस समय लगभग 6 किलोमीटर दूर घर से रेलवे स्टेशन में उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया मिलती थी, तो रेलवे स्टेशन से टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आना और इंग्लिश की तैयारी करना, इंग्लिश के प्रति ज़्यादा जागरूक होना, उसको फेमिलियर बनाने के लिए। और फिर जब पढ़ाई को एडवांस लेवल पे लेके जाने की हुई, तो जो कोर्स ऑप्ट किया वो भी उस समय का सबसे हाई फाई कोर्स था, जिसको कम से कम उस समय मध्य प्रदेश होता था, फिर छत्तीसगढ़ शुरू हुआ। तो उस समय लोग मध्य प्रदेश में वो यूनिक चीज़ कोई मान्य करने के लिए तैयार नहीं था, पर फिर भी वो किया है। और बहुत सारे चैलेंज को फेस करके फिर एजुकेशन फील्ड में बहुत हायर लेवल पे रोल प्ले किया। और फिर वही चीज़ आगे रिपीट हुई कि जो कुछ बच्चों को देखा कि वो इंग्लिश के कारण अपना करियर बना नहीं पा रहे हैं या इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे सपोर्ट करें, ये बात होने लगी। और फिर उस दिशा में रिसर्च चालू हुआ। फिर धीरे जब रिसर्च करने लगे तो कम्युनिटी में सिर्फ इंग्लिश की ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, कम्युनिटी में फाइनेंस मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है, तो कम्युनिटी में रिलेशनशिप और पेरेंटिंग का भी प्रॉब्लम है, और कम्युनिटी में फिर इमोशनल वेलनेस का भी प्रॉब्लम है। एक एक चीज़ करके बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके फिर आज एक अद्वित इंस्टीट्यूट के रूप में एक बेस सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर किया। और आज के इस मौके पर एक डिसीजन हुआ कि इस जगह को अद्वित इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट एंड मेंटोरिंग एंड AEMC, अद्वित एनरोलमेंट एंड मेंटोरिंग सेंटर के रूप में, और फिर धीरे से उसके रीजनल ऑफिस के रूप में डेवलप करेंगे। तो आज के उद्घाटन समारोह में इस तरह की शख्सियत हमारे साथ है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग जितने भी लोग हैं, पर हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और अब मैं माइक्रोफोन पे डॉक्टर अरविंद जी को
इनवाइट करूँगा। इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी बताएंगे और उस पूरे एज ए होल अद्वैत इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे, और जो भी उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका एफर्ट्स है, वो हम लोगों को उसका बेनिफिट यहाँ पर जो है हम लोग को मिल पाएगा। सो वेलकम डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, प्लीज़। थैंक यू। नमस्ते। अनूप भैया ने परिचय में काफ़ी अच्छे से समझाया है कि अद्वैत इंस्टीट्यूट का इनिशियल जिसको बोलना चाहिए इंसेप्शन, इसका अंकुरण कैसे हुआ, ये अनूप भैया ने समझाया। जीवन अच्छा चले, जीवन में संघर्ष कम हो, जीवन में एक समृद्धि हो, स्थायित्व हो, ये सभी की आकांक्षाएं होती हैं। और अपने लगभग 20-22 वर्षों के एजुकेशन के फील्ड में जो करियर था, वहाँ पर मैंने देखा कि फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, जीवन की सच्चाइयों को और जीवन की जो उतार चढ़ाव होते हैं और व्यक्ति की अपनी जो आकांक्षाएं होती हैं, अपनी आकांक्षाएं जो होती हैं, उसको एड्रेस नहीं करता। औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? औपचारिक शिक्षा अर्थात एक सिलेबस है, उस सिलेबस के लिए कुछ पुस्तकें हैं और उस पुस्तक में कुछ लिखी हुई बातें हैं जिसको टीचर आपको वापस थोड़ा सरल बना के या थोड़ा उदाहरण देके और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उस पुस्तक को, उस सिलेबस को बनाने के समय कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी क्या आकांक्षाएं हैं। तो प्रॉब्लम यहीं पर है। और जैसा कि भैया ने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि आज डिफॉल्ट की तरह लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं और मेडिसिन और फार्मेसी और अलग अलग प्रकार के कोर्सेज कर लेते हैं, किंतु सबकी अपनी आकांक्षाएं अलग होती हैं। और जैसा कि भैया ने बताया, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे साथ कि एमबीए करने वाले एक बच्चे को मैंने जब सुना, जब वो अपने मित्र से कह रहा था कि काश मेरी इंग्लिश यदि अच्छी होती तो आज मैं इंटरव्यू क्रैक कर लिया होता, तो मुझे समझ में आ गया था कि इसने लगभग 15 लाख रुपए जो एमबीए के लिए कोर्स के लिए खर्च किया है, अपने घर से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर आके 2 साल रह रहा है, हर महीने उसका कम से कम 8 से 10 हज़ार का बेसिक एक्सपेंस होगा कि किराया दे रहा होगा और खाना पीने का और आने जाने का खर्चा होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि औपचारिक शिक्षा में कुछ तो ऐसी बात है जिससे व्यक्ति रिलेट नहीं कर पा रहा है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति से रिलेट नहीं कर पा रही है और व्यक्ति जो है वो औपचारिक शिक्षा से रिलेट नहीं कर पा रहा है। और ये जो डिस्कनेक्ट है अल्टीमेटली समाज में किसी न किसी रूप में विकृत होकर दिखता है। जो जिस व्यक्ति ने लगभग 20 लाख रुपए एमबीए के लिए खर्च किया है और यदि उसको उसकी जो एक एम्बिशन थी कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी कम से कम 8-10 लाख रुपए पर ईयर की, वो यदि नहीं मिलेगा, यदि 2-3 साल के अंदर उसको अपना आरओआई नहीं मिलता है यदि अपने एमबीए करने के बाद, तो या तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट के साथ वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन रिस्पॉन्स कर सकता है। या तो वो आंदोलनकारी बन जाएगा, या तो आत्महत्या कर लेगा, या तो फ्रस्ट्रेट होके वो समाज से कट जाएगा, परिवार से कट जाएगा। तो अपनी पूरी पोटेंशियल को वो लिव अप नहीं कर पाएगा यदि उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता है। शिक्षा से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, शिक्षा बहुत प्रॉमिस करता है लेकिन डिलीवर नहीं करता। प्रॉमिस डिलीवरी गैप जिसको बोलना चाहिए, कि आप प्रॉमिस करो और डिलीवर ना करो। तो ये जो गैप है शिक्षा के साथ बढ़ता चला गया था और इस चीज को मैंने सीरियसली स्टडी किया। और यहाँ से एक प्रकार से सोशल रिसर्च का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगभग 10 वर्ष का मेरे को मिल चुका है। सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वाली मेथडोलॉजी काम नहीं करती, राइट, कि यदि मेरे को इसका वेट कितना है तो मैं एक फिजिकल बैलेंस में या एक केमिकल बैलेंस में रखूंगा तो मेरे को इसका एग्जैक्ट प्रिसाइज वजन मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन ये काम आप व्यक्तियों के साथ नहीं कर सकते। मैं यदि मनीष जी से पूछूंगा आप कैसे हो,
तो मनीष जी को कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो क्या बोलेंगे, मैं ठीक हूँ, राइट? क्योंकि वहां पर एक होता है कि मैं वो रिस्पॉन्स दूं जिसके लिए समाज में स्वीकार्यता हो, सोशल एक्सेप्टेंस हो, जो डिसेंट लगे, राइट? तो यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च है, मतलब जो स्टेटिस्टिक्स यानी डाटा और नंबर्स के आधार पे जो अपन रिसर्च करते हैं, सोशल रिसर्च में वो काम नहीं करता. यू हैव टू ऑब्जर्व अलॉट. बहुत धैर्य के साथ आपको अवलोकन करना पड़ता है, और अवलोकन करते हुए निष्कर्ष भी ऐसे निकालने होते हैं ताकि वो समय के साथ प्रासंगिक बने रहें. क्योंकि आज अपन ने यदि कोई ऑब्जर्वेशन किया और उस ऑब्जर्वेशन को पुष्ट करने के लिए 2-3 साल तक और अपन ने उसको ऑब्जर्वेशन के मोड में ही रखा और 3 साल बाद एक निष्कर्ष निकाला, तब तक हमारा हो सकता है समाज में कुछ परिवर्तन आ गया. तो हमारे को सोशल रिसर्च के लिए एक बहुत ही अलग तरह की माइंडसेट भी चाहिए, एक अलग तरह का एक एनर्जी भी चाहिए, और अलग तरह की एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की बहुत अच्छी समझ चाहिए. और साथ ही साथ चाहिए, यदि सफलता से करना है तो थोड़ा स्पीड भी चाहिए. स्पीड भी चाहिए ताकि जिस स्पीड से समाज बदल रहा है, कम से कम उसके साथ आप पैर से कदम मिला के चल सको, ताकि ऐसा ना हो कि जो समाधान आप लेके आ रहे हो वो समाधान आप अप्रासंगिक हो गया है, इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि समाज अब बदल गया है. तो ये सब समस्याएं आती रही पिछले 10 वर्षों में. जब मैंने सोशल रिसर्च पे फोकस किया, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सब अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, और वो अच्छा पाने की जो डेफिनेशन अभी जो समाज में चलती है वो ये है कि अच्छी नौकरी, अच्छा इनकम, और इसीलिए हम लोग इनकम और नौकरी के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं. किंतु यदि वास्तव में इसको देखा जाए तो, जैसा मैंने मतलब अगेन अपने सोशल रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूं, यदि अच्छा इनकम चाहिए और उसके लिए रास्ता नहीं मालूम, और उस अच्छे इनकम के लिए व्यग्रता है, तो लोग कभी कभी गलत मार्ग भी अपना लेते हैं. थोड़ी सी आपराधिक मानसिकता, थोड़ी व्यग्रता, या थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, या थोड़ा आंदोलनकारी वाला एक अप्रोच. तो ये सब जिसको बोलना चाहिए कि समाज में अस्वीकार्य व्यवहार जिसको कहना चाहिए, ऐसे है. वास्तव में जिसको हम बोलते हैं कि हम सब अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि हम अब चाहते हैं कि हमारी जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो, राइट? वास्तव में जो लोग बोल नहीं पाते वो ये है कि इनकम नहीं, जीवन की गुणवत्ता अच्छी चाहिए. जीवन की गुणवत्ता अच्छी चाहिए. और इसीलिए आपने देखा होगा कि लंदन में पढ़ा हुआ, न्यूयॉर्क में जॉब किया हुआ, अल्टीमेटली आके उज्जैन में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसने वहां पर थोड़े पैसे कमा लिया और अब उसके पास 2-4-5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं, और अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके और अपनी न्यूयॉर्क की इनकम से 10वां हिस्सा कमा के भी वो संतुष्ट है, क्योंकि उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल गई है. तो ये बात इस तरफ संकेत देती है कि वास्तव में हमें पैसे नहीं चाहिए, जीवन की गुणवत्ता चाहिए. पैसा भी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना जीवन की गुणवत्ता नहीं आती, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं चाहिए. तो ये बातें ठीक से समाज में लोग कर नहीं पाते हैं. शिक्षा तंत्र ऑफकोर्स नहीं करता. आप किसी भी कॉलेज में पढ़े हुए होंगे, राइट? आपने आयुर्वेदिक कोर्स किया, आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया, यदि कोई एमबीए भी करता है, बिजनेस मैनेजमेंट, सो कॉल्ड बिजनेस मैनेजमेंट, वहां पर भी आपके इनकम के बारे में बात नहीं की जाती है. कॉर्पोरेट कंपनी के इनकम को, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन वो आपके इनकम के बारे में बात नहीं करते, राइट? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बारे में बातचीत नहीं होती. कोई प्रोफेसर इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, और घर में, परिवार में पेरेंट्स तो डेफिनेटली इस बारे में विस्तार से बात कर ही नहीं पाते. आज के औसत जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को गाइड कर ही नहीं पा रहे हैं. ऑन एन एवरेज ये हो रहा है कि एक बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता है, 7-8 साल तक तो वो ठीक है, एक जिसको बोलना चाहिए कि कर्टसी के लिए अपने पेरेंट्स की बात सुनता है, लेकिन 7-8 साल के बाद बच्चा एक तरह से हाथ से निकल चुका होता है. अब वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनता. उसको कुछ भी वेरीफाई करना है तो वो गूगल से करेगा, किसी ऐप से करेगा, व्हाट्सएप से करेगा, इधर उधर से करेगा, इंस्टाग्राम से करेगा, या अपने फ्रेंड सर्कल में बात करके पूछेगा, या अपने टीचर से पूछेगा, लेकिन पेरेंट्स की बात नहीं सुनते. तो पेरेंट्स के साथ बच्चों का डिस्कनेक्ट हो चुका है, शिक्षा के साथ बच्चों का डिस्कनेक्ट हो चुका है. इसलिए जो नया जो समाज बन रहा है, नवयुवा जो है, वो एक तरह से
कंप्लीट केओस, कंप्लीट एम्बिग्विटी, कंप्लीट भ्रम में वो अपना जीवन को डिजाइन कर रहे हैं, अपने जीवन की लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरी जो मेथोडोलॉजी अद्वैत इंस्टीट्यूट में हमने ली है वो बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही जिसको बोलना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे दिन में हमें 4 बार भूख लगती है, ब्रेकफास्ट, लंच, आफ्टरनून और फिर शाम रात को डिनर, उसी प्रकार जीवन में 6 टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, मात्र 6 टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, जिसको यदि हमने ठीक से हैंडल किया तो हमारे जीवन की गुणवत्ता ठीक रहेगी, हमारे जीवन की दिशा ठीक रहेगी। और ये 6 टर्निंग पॉइंट्स क्या है, ये आपके सामने इस बोर्ड पे जैसे दिख ही रहा है। पहला जो है उसमें लैंग्वेज कॉन्शियसनेस, दूसरा है सोर्स ऑफ इनकम, तीसरा जो है वो पैसे के साथ हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग है या पैसे के साथ हमारा जो एक एप्टीट्यूड है, चौथा स्टार्टिंग मैरिज लाइफ, मैरिज से रिलेटेड डिसीजन आजकल बहुत लेट और बहुत ही इम्प्रॉपरली लिए हुए डिसीजंस होते हैं, बहुत ही जिसको बोलना चाहिए कि एडहॉक, एक वर्ड है इंग्लिश में एडहॉक, मतलब जैसे कोई चीज़ टेम्पररी होती है तो उसको एडहॉक बोलते हैं, मतलब जिसका कोई बहुत स्ट्रांग बेस ना हो, राइट। तो मतलब सिर्फ एक फ्रेंडशिप के लिए या एक थोड़ा फिजिकल कंफर्ट के लिए लोग मैरिज कर लेते हैं, और उस तरह की जो मैरिज डिसीजन होते हैं वो ज़्यादा टिक नहीं पाते। इसलिए आजकल आप देखोगे कि ब्रेकअप कर और डाइवोर्स का या फिर खटपट वाली रिलेशनशिप का एक चल पड़ता है, और मैरिज के अंदर क्राइम का भी बहुत अच्छे से एंट्री हो चुका है अभी तो, राइट, सेक्शन 498A। और इस प्रकार से पांचवा जो टर्निंग पॉइंट है पेरेंटिंग, आजकल बहुत रेयर स्किल हो गई है। और जो छठवां टर्निंग पॉइंट है वो समाज के लिए या अपने लिए कुछ करें, राइट, मतलब समाज के लिए यदि कुछ करना बड़ी बात होती है तो कम से कम अपने लिए कुछ करें, अपने इनर ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ करें, अब सेल्फलेसनेस के साथ कुछ करें, तो वो एक बहुत अच्छा कंटेंटमेंट, संतुष्टि वाली देता है। उससे भी जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। इस बारे में विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं, किंतु सिर्फ इन 6 टर्निंग पॉइंट्स के बारे में अवेयरनेस रहने से जीवन के लिए कम से कम एक रोड मैप मिल जाता है कि मेरे को किस पॉइंट के विषय में जागरूक रहना है, केयरफुल रहना है, कैलकुलेटिव रहना है और थॉटफुल रहना है। ऑफ कोर्स सिर्फ ये 6 टर्निंग पॉइंट की अवेयरनेस के बात बनती नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेनुलर लेवल पर जाके बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ग्रेनुलर लेवल पर जाके बहुत बारीक बारीक बातें होती हैं जिसको हमें सीखना समझना पड़ता है। जैसे लैंग्वेज कॉन्शियसनेस में कम से कम 500 ऐसे प्रश्न हैं जिसको एक लैंग्वेज टीचर भी ठीक से नहीं हैंडल कर पाते हैं। जिसको एक लैंग्वेज टीचर से कि क्या ग्रामर के माध्यम से ही हमारे को इंग्लिश सीखना है, हमारे को इंग्लिश सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, यदि इंग्लिश में मेरे को बोलने में हेजिटेशन हो रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या कारण हो सकता है। आप इंग्लिश टीचर से पूछोगे तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे आपको वो ये बोलेंगे कि ये रेन मार्टिन की ग्रामर की पुस्तक है, इसको लेके तू पढ़, इसको लेके तू नियम को रट ले और इसमें जितने एक्सरसाइज दिए वो कर। वो उससे ज़्यादा वो आपको गाइड कर ही नहीं पाते, और इसलिए बात अधूरी रह जाती है। विद्यार्थी के मन में प्रश्न है, टीचर के पास उत्तर नहीं है, तो जाए कहाँ? कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं तो उत्तर मिलेगा, कहीं तो उत्तर ढूंढेगा वो। और यदि उत्तर नहीं मिलेगा तो या तो वो डिप्रेस होकर बैठ जाएगा, या तो असहाय होकर हाथ छोड़ देगा और वो अपनी हार मान लेगा। और यहीं पर जो व्यक्ति की और फिर व्यक्ति के साथ एक समाज की जो कुंठा का एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है, कभी ना अंत होने वाला एक, जिसको बोलना चाहिए साइकिल चालू हो जाता है कि समाज बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है लेकिन उसके उत्तर कोई दे नहीं रहा है। वो उत्तर आपको अद्वैत इंस्टीट्यूट के कोर्सेज और प्रोग्राम से मिलेंगे। और अभी की स्टेज में हमने सभी टर्निंग पॉइंट्स पे, क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस के ऊपर काफ़ी काम कर लिया है। बहुत सारे कोर्सेज रेडी हैं और बहुत सारे कोर्सेज प्रिपेयर होते चले जा रहे हैं। अलग अलग टाइम पे हम बैचेस फॉर्मेशन करते रहते हैं, जिसके विषय में आपको अद्वैत एनरोलमेंट सेंटर से इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज कॉन्शियसनेस के लिए स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स का अगला बैच फरवरी एंड में बन रहा है, जहाँ पर वोकेबुलरी को कैसे एक्टिवेट करना है और इंग्लिश के विषय में हमारे मन में कम से कम 100-150 ऐसे भ्रम होते हैं जिसको कोई ठीक से एड्रेस नहीं करता है। उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। उसका बैच
फरवरी एंड में बनने वाला है, और उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में इसी लैंग्वेज कॉन्शियसनेस से रिलेटेड दूसरा कोर्स है, कैच इट, माइक्रो साउंड्स इन इंग्लिश, कि यदि हमारे को बात करनी है तो जीभ का या वॉइस प्रोडक्शन कैपेसिटी का, वॉइस प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट का और कानों की ट्रेनिंग कैसे देना है। तो इस प्रकार की साइंटिफिक इफेक्टिव टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करके बनाए हुए बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यावहारिक और इनफैक्ट एंटरटेनिंग कोर्सेज हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग कोर्सेज हैं, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, इस पूरे मेथोडोलॉजी के अंदर हमने डेवलप किया हुआ है। और एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फाइनेंशियल स्किल्स का, जो नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर फाइनेंशियल स्किल्स मतलब पैसे के साथ हमारा जो एक एप्टीट्यूड है, या पैसे के साथ हमारी जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, उसके बारे में। देखिए क्या होता है, पैसा हमारे जीवन में काफ़ी सेंट्रल होता है, काफ़ी मतलब हमें यदि समाज सेवा भी करनी है तो पैसा चाहिए, हमारे को यदि सांसारिक रूप से भी प्रगति करनी है तो पैसा चाहिए, हमारे को मटेरियलिस्टिक कंफर्ट चाहिए तो भी पैसा है। लेकिन पैसे के विषय में एक ही समाज में, एक ही परिवार में, एक ही फ्रेंड सर्कल के अंदर दो विरोधाभासी बातें सुनने को मिल जाती हैं। एक बोलेगा पैसा इंपॉर्टेंट है, दूसरा बोलेगा पैसे के पीछे मत भाग। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सही क्या है, होता है कि नहीं? जबकि पैसा हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फिर भी उसके बारे में खुल के कभी बात होती नहीं। अगेन, शिक्षा तंत्र इसके लिए रेडी नहीं है, पेरेंट्स इसके लिए रेडी नहीं है। और होता ये है, सामान्यतः ये होता है कि जब तक पैसे नहीं आ रहे हैं अपने पास, हम पैसे के विषय में बहुत व्यग्र होते हैं। वी आर वेरी फीवरिश अबाउट मनी। यार इनकम चालू होनी चाहिए, यार अच्छा इनकम होना चाहिए, स्टेबल इनकम होना चाहिए, यार मेरी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, यार कैसे करके मैं अपनी इनकम 1 लाख से 1.5 लाख लेके जाऊं। तो ये सब व्यग्रता चलती रहती है हमारे मन में। तो ये उनकी बात हो गई जिनके पास अभी पैसे नहीं आ रहे हैं। और जिनके पास पैसे आने लगते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ जो होता है, मतलब उसको मैं एक सरल एग्जांपल से बोलूं तो ये होता है कि आपके पास ड्राइविंग स्किल नहीं है और आप एक 12 लाख की बढ़िया गाड़ी लेके हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे निकल जाओ, क्या होगा? उनके साथ एक्सीडेंट्स होते हैं। उनके पास क्योंकि पैसे हैं इसलिए वो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, और वो क्या करते हैं, अननेसेसरी खर्चे शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी नई नई आदतें पाल लेते हैं, जिसके अंदर कुछ एडिक्शन वाली बात भी हो जाती है और कुछ राइट। तो पैसे को लेके हमारे को कभी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती नहीं है। जबकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स अद्वित मनी मैटर्स के नाम से हमारे पास उपलब्ध है, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेक्टिव मेथड से, मतलब 2 और 3 वीडियो प्रति वीक आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को है, और उसके बाद हर वीक एक लाइव वीडियो में, लाइव सेशन में हम उन 3-4 वीडियो के बारे में विस्तार से प्रश्न उत्तर, या आपके मन में यदि कोई अनुभव है या आपका कुछ प्रतिक्रिया है तो वो शेयर करते चलें। इस प्रकार से 1 साल के अंदर जब आप पैसे के अलग अलग पहलुओं से निकलते हो, कि पैसे का संबंध हमारे स्किल्स से है, पैसे का संबंध हमारे एटीट्यूड से है, पैसे का संबंध हमारी ग्लॉसरी से है। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी इंश्योरेंस सब जानते हैं, पर आप अपने 10 मित्रों से पूछिएगा कि एंडाउमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है, नहीं मालूम लोगों को। तो हमारी अवेयरनेस पैसे के बारे में भी बहुत पुअर है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस जो हैं, ये जीवन की गुणवत्ता, जीवन की दिशा को तय करती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, डायरेक्शन ऑफ लाइफ, दोनों को तय करती हैं। किंतु इसके विषय में सिस्टमेटिकली सीख कर ही हम इस अवेयरनेस का पूरा फायदा ले पाएंगे, पूरा लाभ ले पाएंगे। और मैं आपका ध्यान 1-2 मिनट के लिए बस इस प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाना चाहूंगा, और उसके बाद अपनी बात क्लोज करके मैं आपसे आपके प्रश्न लेना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले जो मैं देखना चाहूंगा कि देखिए ये समस्याएं, राइट, ब्लास्ट से दिखाया जिसको, राइट। आप स्वयं एक सर्वे करिएगा अपने मोबाइल में, अपने
10 मित्रों के, रिश्तेदारों के, परिवारों के नंबर स्क्रॉल करिएगा। उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्वयं सर्वे करिएगा। 10 में से आप पाएंगे कि संभवतः 5, 6, 7 या 8 परिवार कहीं ना कहीं, व्यक्ति या परिवार कहीं ना कहीं वो 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशन जो बताया गया है उसके कारण, उसकी अवेयरनेस न होने के कारण किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से निकल रहे हैं। वित्तीय संघर्ष है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, या रिलेशनशिप की क्राइसिस है, या बच्चे का करियर का प्रॉब्लम है, या उनकी इनकम सोर्स स्टेबल नहीं है, या उनकी तो ये जो सर्वे करेंगे आप 10 मित्रों के साथ, तो आप पाएंगे कि जो पहला जो बोर्ड है, जो 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशन का, वो वैलिडेट हो जाता है। वो आप खुद वैलिडेट कर सकते हो, राइट। और ये जो समस्याएं हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बोलते हैं, यू नो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखिए, एक प्रॉब्लम होता है कि भाई भूख लग रही है तो खाना खा लो, उसका सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन यदि किसी को बुखार आया है, तो किसी ने बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लिया इसलिए उसको बुखार आ गया है, किसी ने बहुत टेंशन ले लिया इसलिए बुखार आ गया है, किसी को कोई कारण, किसी को कोई कारण, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, किसी को कुछ हो गया है। तो जब एक ही सिम्टम के 5 अलग अलग लोगों के साथ 5 अलग अलग कारण हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बोल सकते हैं। यदि किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है, यदि किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, यदि किसी के घर में पेरेंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, तो आप पाओगे कि उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन देना बहुत मुश्किल है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं, सबके, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की जड़ें 5 लोगों की अलग अलग कारण हो सकती हैं। यदि किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसकी इनकम तो ठीक है, लेकिन वो 30-40% जो है वो ड्रिंक्स में वेस्ट करता है। या तो उसने महंगी कार खरीद ली है जिसका ईएमआई देने में उसका खरीद। किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको पैसे की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसकी बॉस से वो पटा ठीक से नहीं रख पाता, और इसलिए उसको हर 6 महीने में नौकरी छोड़ना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो अलग अलग लोगों के केस में एक ही सिम्टम का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग रूट कॉज अलग अलग हो सकता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है जो मार्गदर्शन पर आधारित है। ये जो मार्गदर्शन देख रहे हैं ना, मेंटोरिंग, मेंटोरिंग यानी लोगों को शिक्षा से ज्यादा आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब मार्गदर्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगा कि मेरे को किसी बात पे बात करनी चाहिए और अनूप भैया बेस्ट हैं इस पे, तो आप एक बार अनूप भैया से मिलोगे, एक फोन करोगे, अनूप भैया एक बात बता देंगे, लेकिन बात बनेगी नहीं। टेम्परेरी इंटरेक्शन में क्या होता है कि आपके मन में ऑलरेडी कोई सोल्यूशन है, आप बस इतना चाहते हो कि उस पर मेरे को स्टैंप लगा के कोई दे दे, ताकि मैं, मेरा अहंकार जो है, वो मेरा जो सेल्फ एक डेफिनेशन जो है, सेल्फ ईगो जो है, वो फुलफिल हो जाए कि मेरे मन में जो बात थी वही चीज मैंने पूछा तो उन्होंने भी बोला, मैं ठीक हूं, और वो अपने मनमानी ही में लगे रहते हैं। या हो सकता है कि एक ही मीटिंग में भैया ने कुछ बात बोली या मैंने कुछ बात बोली, उसको जब आप व्यवहार में लाओगे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ अनुभव आपका अलग होगा, वहां से आप फिर अटक जाओगे, और दोबारा यदि आप नहीं आओगे तो अटके ही रह जाओगे। तो पॉइंट यह है कि टेम्परेरी मेंटरिंग रिलेशनशिप, TMR, जिसको हम TMR बोलते हैं अद्वैत इंस्टीट्यूट की मेथोडोलॉजी में, वो काम नहीं करती। टेम्परेरी मेंटरिंग रिलेशनशिप, अस्थायी मार्गदर्शन के लिए संवाद जो है वो काम नहीं करता। इसीलिए हमने सारे कोर्सेज इस प्रकार से बनाए हैं कि लॉन्ग फॉर्म मेंटोरिंग मिलती रहे, लॉन्ग फॉर्म मेंटोरिंग रिलेशनशिप, LMR, लॉन्ग फॉर्म मेंटोरिंग रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसा संवाद जहां पर आपके मन में कोई प्रश्न आया या संशय हुई, वो आपने मेरे से पूछा, मैंने कुछ सोल्यूशन बताया, मैंने भी पूरे सोल्यूशन का एक 5% बताया, ताकि आप कम से कम काम तो करो। उसके बाद आपने काम किया, थोड़ा सा और उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, या आप कहीं अटके, फिर से आपने मेरे से पूछा। तो इस प्रकार से जब 2, 3, 4 महीने में एक आपके मन में भी क्लैरिटी आ जाती है, और आपके अंदर भी वो परिवर्तन आ जाता है कि आप अपनी बागडोर अपने आप संभाल सको, तब वो कोर्स भी पूरा हो जाता है, और आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है कि अब मेरे को क्या करना है, और उसके लिए मेरे को क्या संसाधन चाहिए, और मेरे को जब जब मैं रुकूंगा तो मेरे को किस बात से वापस से आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलेगी या प्रेरणा मिलेगी।
तो लॉन्ग फॉर्म मेंटोरिंग पर आधारित ये कोर्सेज जो हैं, ये अद्वैत इंस्टीट्यूट की वो यूनिकनेस है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्गदर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली अभी कहीं बनी ही नहीं है। अभी जो शिक्षा प्रणाली है वो कॉपी पेस्ट वाली शिक्षा प्रणाली है कि कहीं पर कोई एयर कंडीशन कैबिन में कोई बैठा हुआ है, उसके मन में आया कि ये बात पढ़ा दो बच्चों को, और उन्होंने सिलेबस बनाया, किताबें छापी और उसको स्कूल में कंपलसरी कर दिया और वो चल रही है। अभी देखिए, मैंने बीएससी किया हुआ है, मेरे सब्जेक्ट थे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और इंग्लिश। अभी जूलॉजी के अंदर मैंने प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, ये पता नहीं दुनिया भर का 8-9 क्लासिफिकेशन पढ़ा। कम से कम मेढक का तो पूरा डिसेक्शन कर करके हमने उसका हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम सब पढ़ा। पर भैया आज यदि मेरे को मेरे लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, तो मेढक मेरी क्या हेल्प करेगा? पॉइंट ये है, जो एकेडमिक सिलेबस है ना, उसकी उपयोगिता सिर्फ नंबर लाने तक सीमित है। जीवन में उसकी उपयोगिता बहुत जीरो है, ठीक है ना। इसीलिए हमने जीवन को केंद्र में रखकर, जीवन के प्रति हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसको केंद्र में रखकर पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया है। और ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है कुछ नैतिकता पर आधारित है, भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित है। भारतीय ज्ञान पद्धति में बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें से एक सिद्धांत है फॉर एग्जांपल कर्म का सिद्धांत। जो पूरा सिस्टम है अद्वैत इंस्टीट्यूट का, वो नैतिकता पर आधारित है। हम वो कोई भी काम नहीं करने वाले हैं जो कि कर्म के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हो। आज हम यदि गलत करेंगे तो हमें मालूम है कि उसका दुष्परिणाम सबसे पहले हमें भोगना है। जिस दिन मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि इंग्लिश के लिए एक बच्चे की प्रॉब्लम मैंने देखी, तो तुरंत एक बनिया बुद्धि जिसको बोलना चाहिए, वहां पर मेरे को एक कैलकुलेशन आ गया था कि यदि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को 1% भी आगे लेके जाना है, 17% है आज पेनिट्रेशन का इंग्लिश का इंडिया में, तो मेरी एक जो बढ़िया बुद्धि है उसके हिसाब से मैंने सोच लिया था कि यदि 1% भी, इसको 17 से 18% भी करना है तो 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। अब 1.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए आप कोई चालू सिस्टम तो नहीं बना सकते, अच्छा सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। कि यदि आपको 10-20 लोगों को फूड सर्व करना है तो आप छोटा रेस्टोरेंट खोल लोगे और कुछ भी क्वालिटी चला दोगे, लेकिन यदि आपको 10 साल तक सर्व करना है और 1,500 लोगों को सर्व करना है तो आप अच्छा काम करोगे, राइट। तो जो हमने भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित जो ये सिस्टम बनाया है, इसमें हमारा एक संकल्प एटलीस्ट हमारे लेवल पे ये है कि हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो, चाहे वो अध्यात्म के सिद्धांत हो, भारतीय ज्ञान पद्धति के सिद्धांत हो, समाज के सिद्धांत हो, व्यक्ति का मनोविज्ञान हो। हम कोई भी गलत या इनअप्रोप्रिएट बात कभी हम करेंगे ही नहीं। और इसका एक छोटा सा स्वाद शायद आप लोगों को मिला हुआ है स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स के माध्यम से। तो इतना कह के मैं अपनी बात को विराम करता हूं, और अगले बैचेस जो बनने वाले हैं, स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स और कैच इट माइक्रोसाउंड ट्रेनिंग फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी, उसके विषय में आप AEMC रायपुर के साथ संपर्क में रहिएगा। आपके कोई प्रश्न हो तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि उसका मैं समाधान दूँ। कोई प्रश्न हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्नों से एक बातचीत अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। कोर्स में जो है पेरेंटिंग के ऊपर है, उसमें चाइल्ड और पेरेंटिंग के जो गैप आ गया उसको कैसे कम किया जाएगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। जी जी, पेरेंट्स ट्यूटर बैठा देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको 2-3 पार्ट में इसका उत्तर देता हूँ, छोटे छोटे 2-3 पार्ट में। अभी जैसे आपने ट्यूटर की बात की, तो अभी हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, या यहाँ पर आप देख रहे हैं, पेरेंट्स रोल इन मैनेजिंग चाइल्ड एजुकेशन। मतलब पालकों का अपने बच्चों की शिक्षा को मैनेज करने में क्या भूमिका होती है। अभी उनको ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पेरेंट्स को कोई बताता ही नहीं कि उनकी भूमिका क्या है। तो उसके लिए एक प्रॉपर हमने कोर्स क्रिएट किया हुआ है, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की साइकोलॉजी क्या है, स्कूल का क्या रोल है, उनका क्या रोल है, एजुकेशन से वो फाइनली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बच्चे की व्यक्तित्व के विकास की उत्तरदायित्व किसके ऊपर है,
बच्चों को अच्छे वातावरण पर। तो ये सब बातें मतलब जिसको बोलना चाहिए कि इस कोर्स में हम डिस्कस करते हैं, ताकि पेरेंट्स को, देखिए पेरेंट्स को यदि आपने ट्रेन नहीं किया है तब तो आप उसको मतलब उनको ब्लेम कर सकते हैं, ठीक? पर अभी तक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए हमने प्रॉपरली एक अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग के हमने 8 अलग अलग रोल आइडेंटिफाई किए हैं, 8 अलग अलग रोल। उसमें से शिक्षा का मैनेजमेंट तो सिर्फ एक रोल है, राइट? तो पेरेंटिंग एक अपने आप में बहुत ही वृहद, जिसको बोलना चाहिए बहुत ही एक्सपांसिव एक टॉपिक है। और इसके लिए हम एक और मतलब मेथोडोलॉजी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है अद्वित फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर मतलब परिवार का प्रभाव बच्चे पर कैसे पड़ता है, और उसके लिए हमने मतलब प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो जब पेरेंट्स को हम उनको एजुकेट करेंगे उनके 8 रोल्स के विषय में, और फिर एक एक रोल को पकड़ के फिर उसमें जब डीप डाइव करते हैं, राइट? अब जैसे पेरेंट्स का एक रोल होता है कि अपने संस्कृति के बारे में बताना, लेकिन आज पेरेंट्स को अपनी संस्कृति के बारे में खुद नहीं मालूम होता, इतना बिजी होते हैं कि खुद उनका स्वाध्याय जीरो है, उनकी खुद की संस्कृति के बारे में अवेयरनेस जीरो है, तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे, राइट? तो कहीं तो आरंभ करना पड़ेगा। समस्या गंभीर है, क्योंकि हुआ ये है कि एक समय था जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, और जॉइंट फैमिली से धीरे धीरे जब से महानगरों का एक प्रचलन बढ़ गया, तो गांव से लोग रायपुर आ जाते हैं, रायपुर से पुणे चले जाते हैं, पुणे से बॉम्बे चले जाते हैं, बॉम्बे से न्यूयॉर्क चले जाते हैं। तो इस प्रकार से माइग्रेशन की जो एक साइकिल चल पड़ी है पिछले 5 दशकों में, जॉइंट फैमिली का सिस्टम टूट गया है, राइट? और इस कारण हुआ है कि अब जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो बायोलॉजिकली तो पेरेंट्स बन जाते हैं कि भैया आपने मैरिज किया है, उसके बाद आपने 1 साल बाद 2 साल बाद आपने बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो नाम के लिए तो पेरेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल, लेकिन सोशल एस्पेक्ट जो पेरेंटिंग का है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सोशल एस्पेक्ट पेरेंटिंग का जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो हम ऑब्जर्व कर करके कि एक ही परिवार में आप जब छोटे हो, जब आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो आप देखते हो कि एक बहुत ही फुलफिलिंग एटमॉस्फेयर मिलता है आपको। वहाँ पर आपके पिताजी भी हैं, मम्मी भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ जी भी हैं, और 2-3 बुआ भी हैं, और आपके दादाजी भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और संबंधियों का भी आना जाना लगा रहता है। तो परिवार क्या होता है ये हमें हमारे अनुभव के माध्यम से हम सीख जाते थे, और वही चीज़ हम आगे लेके जाते थे, लेकिन वो चीज़ अब टूट चुकी है, राइट? और नेक्स्ट बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, परिवार टूट जाए, ये पश्चिमी सभ्यता के उद्देश्यों में से एक है। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह से भौतिकवादी है। वो चाहते हैं कि परिवार टूटे, क्योंकि जब परिवार टूटेंगे तो एक फ्रिज की जगह 5 फ्रिज बिकेंगे, एक टीवी की जगह 5 टीवी बिकेंगे, एक घर की जगह 5 घर बिकेंगे, एक कार की जगह 5 कार बिकेंगे। बड़ा मार्केट होगा, सो कॉल्ड जीडीपी बढ़ेगा, राइट? तो परिवार को तोड़ना उनके षड्यंत्र का इंपॉर्टेंट एंगल है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमारा जो कुल मिला के जो समस्या है, हमारे एडवर्सरी बोलते हैं, एडवर्सरी मतलब हमारा जो अपोजिट में जो हमारे खड़ा हुआ है वो बहुत पावरफुल है। लेकिन ठीक है, शिक्षा में और प्रॉपर ट्रेनिंग में बहुत शक्ति होती है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, ट्रेनिंग अच्छी तरह से डिजाइन की हुई ट्रेनिंग बहुत पावरफुल होती है और बहुत आवश्यक भी होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि एक आतंकवादी को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो एक अच्छा पेरेंट्स बनाने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अच्छा युवा बनाने के लिए, अच्छा कस्टमर बनाने के लिए हमारे को लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा जो जीवन के बहुत समीप है, जीवन की यथार्थ के समीप है। लंबी यात्रा है पर अच्छी यात्रा है। प्रॉब्लम कहां पर है, मैं आपको एक डायमेंशन, एक आयाम जो बोलता हूं वो ये, शिक्षा ने हमें इतना परेशान कर दिया है। हर साल 3-4 बार एग्जामिनेशन, हर साल 3-4 बार रिजल्ट आएंगे, आपको पास फेल या कम नंबर वाला घोषित किया जाएगा, आपका उपहास होगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपके अंदर एक कंपटीशन का पूरा समय प्रेशर बना रहेगा।
शिक्षा के नाम से हमारा मन इतना भर गया है, इतना जिसको बोलते हैं ना इतना इतना हम मतलब टू मच हो गया है कि आज यदि किसी 20, 22, 25, 30, 35 साल के व्यक्ति को बोलो कि आपको कुछ सीखना है, तो वो सीधे पहले बच्चे की तरफ देखेगा। सीखना तो बच्चों का काम होता है, मतलब बड़े होकर भी सीखना है, ये मनस्थिति बनने में कम लोग रेडीनेस रहेंगी, क्योंकि शिक्षा से इतना उकता गए हैं हम लोग कि शिक्षा से दूर भागना चाहते हैं, सीखने के नाम से ही दूर भागना चाहते हैं। परंतु सब ऐसे नहीं हैं। 15%, 20%, 30% अच्छे मतलब ओपन माइंडेड लोग भी हैं जो समझते हैं कि जीवन को यदि अपने नियंत्रण में लेना है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए क्या है वो एक रोड मैप अद्वैत इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रहा है। और सिर्फ रोड मैप नहीं मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, और एक प्रकार से मतलब ड्राइविंग स्कूल की भी क्लास। मतलब आप कुछ पूछना चाहेंगे? और ये कोर्स कितना टाइम का रहेगा सर? अलग अलग कोर्स हैं, कुछ कोर्स तो सिर्फ 3 दिन में भी पूरे होने वाले हैं, और कुछ कोर्स 4 महीने के हैं। ऑन एन एवरेज 4 महीने के कोर्सेज हैं अलग अलग प्रकार के। कुछ कोर्स 1 साल के भी हैं, कुछ कोर्स 3 दिन के भी हैं। जिस कोर्स का जैसा उद्देश्य है और उसके लिए जितना मटेरियल, अननेसेसरी कि होल्ड करके रखना है बच्चों को, ऐसा नहीं है। बात करके और उनको सर्टिफिकेट देके रिलीज कर देते हैं। तो इंग्लिश बस का, ओनली इंग्लिश बस का? इंग्लिश के लिए भी कोर्सेज हैं ना। नहीं, वो कितना टाइम का रहेगा? स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स जो ये जो कोर्स है, ये 4 महीने का कोर्स है। इसके बाद एक और कोर्स है कैच इट, माइक्रो साउंड ट्रेनिंग फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी, वो भी 4 महीने का कोर्स है। और उसके बाद जो बहुत अच्छे से मतलब मेहनत करके और लगन से अपनी इंग्लिश को और अपनी कम्युनिकेशन को रिफाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सप्रेशन बिल्डर नाम से 1 साल का कोर्स है। तो लगभग 2 साल का जो एक एक्सरसाइज होती है, उससे फिर इंग्लिश अच्छे से मतलब निखर जाती है। पर फाउंडेशन के लिए जो कोर्सेज हैं वो 4-4 महीने के कोर्स हैं। मनीष जी शायद कुछ बोलना चाहेंगे। नमस्कार सबको। अद्वैत इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे को अनूप भैया जी से पता चला, और मैं अद्वैत इंस्टीट्यूट का पहला क्लास मतलब डेमो एक किया था, तो उसमें पता चलता है कि आपको किस टाइप का कोर्स करना है। और मतलब सब कोर्स अलग अलग है उसमें। जैसे इंग्लिश के लिए हमारा स्टेपिंग स्टोन था, तो मैं इसमें एनरोल किया हूँ। अभी हम लोग का मतलब 3 महीना का क्लास हो चुका है, तो एकदम अच्छे से चल रहा है क्लास। और उसमें मतलब इस मतलब स्टेपिंग स्टोन में 42 लिस्टिंग है, उसमें 28 वर्ड की। तो अगर उस वर्ड को अगर कर लोगे, 2296 वर्ड हैं टोटल जी जी। अगर उसके बारे में आप अगर नहीं जान रहे हो, उसमें वर्ड है, छोटी बातें भी दिया हुआ है, मतलब उसको पूरा कोर्स पूरा मतलब बिना ग्रामर के सीख रहे हैं इसमें, बिना ग्रामर के यूज़ के। तो आप अच्छे से अंग्रेजी भी बोल सकते हो और उसमें फाउंडेशन अपना बना सकते हो। तो कोर्स तो बहुत ही अच्छा है और मददगार भी है पूरा, तो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। जी थैंक यू। जी सर। मैं चाहूँगी कि जो इंग्लिश वाला जो कोर्स है ना, हाँ। और ये लाइफ, हाँ। मेडिकल लाइफ का, इसको छोटे रूप में बता दे आप, जी। ताकि जो हमारे साथ अभी ज्वाइन किए हैं तो उनको भी क्लियर हो जाए कि हम क्यों बैठे हैं जी। और अद्वैत का क्या क्या डायमेंशन है। जी। जो 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशन है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपको दिखेगा लैंग्वेज कॉन्शियसनेस। लैंग्वेज कॉन्शियसनेस जो है मतलब आप भी साथ के साथ मन में एक सर्वे कर सकते हो कि आपके कितने मित्र सिर्फ अंग्रेजी अच्छा ना होने के कारण या अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ना होने के कारण जीवन में अटक रहे हैं। तो पहला जो है वो लैंग्वेज कॉन्शियसनेस है, L1, LP1, CLP1, लाइफ पोजीशन 1 है ना। तो आप एक मन में एक सोचो कितने मित्र हैं जो अटक रहे हैं, उसके पीछे बॉक्स में चाहो तो आप नंबर भी लिख सकते हो, वहाँ पर बॉक्स भी दिया हुआ है। तो ये फीडबैक फॉर्म में है ना, फीडबैक फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। दूसरा जो लाइफ पोजीशन है वो सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्रिटिकल लाइफ पोजीशन क्यों है मैं आपको बताऊं। आज एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि लोग लगभग आधा जीवन एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही पड़े रहते हैं।
पहले 12वीं तक स्कूल पूरा करते हैं, और इनफैक्ट स्कूल शुरू होने से पहले 3 साल प्राइमरी, नर्सरी, केजी और उसमें मॉन्टेसरी में डाल के, और 3 साल वहाँ पर, उसके बाद 12 साल स्कूल में, उसके बाद 1-2 साल ड्रॉप लेके इंजीनियरिंग की और इसकी उसकी तैयारी करना, उसके बाद आईआईटी के लिए ट्राई किया, नहीं किया तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद 4 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद अगेन 1 साल 2 साल ड्रॉप लेके या तो फॉरेन जाने की तैयारी, या तो एमबीए की तैयारी, जीमेट की तैयारी, कैट की तैयारी। इस प्रकार से होता यह है कि 3 पे मतलब 0 to 3 घर में, 3 से 5 प्राइमरी, जिसको मॉन्टेसरी, नर्सरी इस तरफ बोले, 5 से 12 मतलब 17 साल तक वो 12वीं पूरा किया, उसके बाद 1-2 साल ड्रॉप और 4 साल का ग्रेजुएशन, मतलब 5 साल भी लगा ले तो 17-5-22, उसके बाद 1 आध साल ड्रॉप लिया 23, उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया 24-25, और उसके बाद 1-2 साल इंटर्नशिप और ट्रेनिंग इधर उधर करते करते, जॉब हंट करते करते 26, 27, 28 तक कैरियर चालू होता है। और यदि कोई गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मतलब प्रिपरेशन और यूपीएससी और इसके लिए लग गया, तो मैंने देखा है कि लोग 30-30, 32-32 वर्ष तक अपना कैरियर स्टार्ट, अपना इनकम सोर्स स्टार्ट नहीं कर पाते, राइट। तो इसीलिए लिखा है कि अर्ली एंड स्टीडी सोर्स ऑफ इनकम, अर्ली यानी जल्दी, और स्टीडी एक स्टेबल, एक स्थायी सोर्स ऑफ इनकम चालू होना चाहिए। और ये संभव है, अद्वित सिस्टम में हम इस प्रकार का मतलब एक अरेंजमेंट कर रहे हैं जहां पर स्कूलिंग सिर्फ 7 साल की होगी, 14 साल के बाद जो है बच्चा 2 साल कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेगा, अप्रेंटिसशिप करेगा, और उसके बाद 17-18 के आसपास उसकी इनकम चालू हो जाए, 17-18 नहीं तो 20 तक मैक्सिमम उसकी इनकम चालू हो जाए, राइट। अब आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जिसने 20 में कमाना शुरू कर दिया और एक जो 30 तक स्ट्रगल कर रहा है, दोनों के मनोविज्ञान में, दोनों के आत्मविश्वास में कितना डिफरेंस होगा, राइट। तो ये लाइफ पोजीशन नंबर 2 है। आप मन ही मन सोचिए कि आपके सर्कल में कितने ऐसे लोग हैं, 2, 3, 4, 5, जो इनकम सोर्स जल्दी से जल्दी स्थापित करने की दिशा में सोच ही नहीं पा रहे हैं, या उस बारे में डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, उसके कारण ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लाइफ पोजीशन नंबर 2। लाइफ पोजीशन नंबर 3, पैसे को लेके जैसा अभी हम बात कर रहे थे, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, राइट। ऐसा क्यों होता है कि आप 2 व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए दे दो, एक व्यक्ति 1 साल बाद 1 लाख को 10 लाख करके लेके आएगा, दूसरा व्यक्ति 1 लाख को 10,000 करके लेके आएगा। ऐसा क्यों होता है? 2 व्यक्तियों की इनकम सेम है, दे आर कलीग्स, साथ में काम करते हैं, इनकम भी सेम है, लेकिन एक की लाइफस्टाइल थोड़ी ऊपर होती है, एक की लाइफस्टाइल थोड़ी स्ट्रगल वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? होता तो है, राइट। सोचिए आप जरा कि आपके सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल स्किल खराब है, जिनकी फाइनेंशियल स्किल ठीक नहीं है। हो सकता है आप समझ नहीं पाए, लेकिन यदि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का वित्तीय संघर्ष है, इफ दे आर अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो डेफिनेटली वो इस कैटेगरी में आते हैं। 2, 3, 4, 5 लोग डेफिनेटली होंगे। लाइफ पोजीशन नंबर 3, वहां पर कोई नंबर यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लाइफ पोजीशन नंबर 4, रेडीनेस फॉर मैरिज। परिवार व्यक्तिगत डिसीजन भी होता है और सामाजिक डिसीजन भी होता है। जब हम एक परिवार स्थापित करते हैं तो जैसे शरीर की कोशिका होती है, समाज का परिवार होता है। जैसे एक एक कोशिका से शरीर बनता है, एक एक परिवार से समाज बनता है। जिस दिन परिवार बिखरेंगे, जिस दिन परिवार बिखर के वापस नहीं संभलेंगे, समाज धीरे धीरे बिखरना, टूटना और ब्रेकडाउन होना आरंभ हो ही जाएगा। सिर्फ समय की बात है, 10 साल, 20 साल, 50 साल मैक्सिमम। तो परिवार स्टार्ट करने का जो डिसीजन होता है वो भी एक, जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत डिसीजन भी होता है और एक सामाजिक डिसीजन भी होता है, लेकिन उसके लिए सही प्रकार से एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जो पुराने समय में नेचुरली हो जाया करता था। लेकिन आज क्योंकि हम सोशल मीडिया और मॉडर्न नैरेटिव्स से इतना प्रभाव में हैं कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो हिल गए। आज आप देखो नवयुवाओं के अंदर जिसको व्यभिचार बोलते हैं, उसके बारे में ज़्यादा खुल के बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि मैरिज और दाम्पत्य यानी मैरिड रिलेशनशिप को लेके लोगों के अंदर जो एक ग्रेस होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो खत्म हो चुकी है। इट इज़ वेरी नॉर्मल टुडे टू हैव प्री मैरिज सेक्स
पोस्ट मैरिज क्राइम और डाइवोर्स, ब्रेकडाउन और मल्टीपल रिलेशनशिप, इन लिव इन रिलेशनशिप, ये सब बहुत कॉमन हो गई हैं। और इसको हम फैमिली नहीं बोल सकते। दे आर प्योर फिजिकल अट्रैक्शन, दे आर नॉट मोर देन, मतलब वो शारीरिक आकर्षण से अधिक कुछ नहीं है, वो परिवार वाली बात नहीं है वहाँ पर। तो परिवार स्थापित करने के लिए, परिवार आरंभ करने के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है आज के समय में। आप देखिए अपने आसपास के कितने परिवार ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे हैं, लेट स्टार्ट हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि परिवार को आगे कैसे लेके जाएं। तो सब इसलिए होता है क्योंकि वो सही मूल्यों के साथ, सही विचार के साथ परिवार आरंभ नहीं करते। आप भी देखिए, आपके संपर्क में ऐसे कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। 5वां टर्निंग पॉइंट है पेरेंटिंग। जैसा कि अभी हमने बात की, पेरेंटिंग अब हम भूल चुके हैं। एक ऐसी कला जो पहले हम ऑब्जर्व कर करके सीख जाते थे, लेकिन आज क्योंकि ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं मिलता। एक न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब 5वीं पीढ़ी, लड़का जो है वो माइग्रेट करते 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 एक छोटे से गांव से अब वो पहुंच चुका है, मान लीजिए कि अहमदाबाद। अब उसने कभी फैमिली देखी नहीं, मतलब पूरे जीवन हॉस्टल में रहा, या पूरे समय वो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में संघर्ष कर रहा है, दिन में 12 घंटे काम करता है, अपने खुद के खाने के लिए उसको टाइम नहीं है। उसने फैमिली नाम की चीज़ देखी नहीं है, कंप्लीट वैक्यूम। तो पेरेंटिंग उसको कहाँ से आएगी? कहीं पेरेंटिंग का उसको बेसिक्स पता ही नहीं होगा। तो पेरेंटिंग के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। और पेरेंटिंग नहीं होने के कारण परिवार में आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखते होंगे। बच्चे इनसॉर्डिनेट हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते। परिवार की इनकम तो अधिक है, लेकिन क्योंकि कोई कलेक्टिव गोल नहीं है परिवार का, इसलिए अच्छी इनकम होते हुए भी परिवार जो है संघर्ष में है किसी न किसी प्रकार की। सब अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट डिसीजंस साथ में नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये परिवार में एक अच्छा वातावरण नहीं होने के कारण, परिवार में संवाद नहीं होने के कारण, परिवार में एक जुटता की भावना नहीं होने के कारण इस तरह के बिखराव आते चले जाते हैं, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और इस प्रकार की समस्याएं आपको अपने आसपास ही कहीं देखने को मिल जाएगी, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 5 जो हैं, ये 95% लोगों के केस में एप्लीकेबल हैं, और अधिक से अधिक लोगों को 6वें कैटेगरी में भी आना चाहिए कि अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, अपने से बाहर, मैं मेरा से बाहर, मैं मेरा से बाहर यदि कुछ हम करने जाते हैं तो एक अलग प्रकार की तृप्ति मिलती है, एक अलग प्रकार का योगदान करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये 6वां टर्निंग पॉइंट है। तो इस प्रकार से 6 क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स में, और जो 2 कोर्सेस ज्योति जी ने कहा, वो आपको इस वाले लीफलेट में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया गया है स्टेपिंग स्टोन्स और कैच इट माइक्रोसाउंड ट्रेनिंग फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी। स्टेपिंग स्टोन्स जो कोर्स है, वो कोर्स वोकैबुलरी और कंफ्यूजन, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, कंफ्यूजन कम करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि देखिए, किसी भी भाषा में फ्लुएंसी के लिए, अभी जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो हिंदी और इंग्लिश के शब्द मिक्स करके मैं बात कर रहा हूं। यदि शब्द ही मेरे को याद नहीं आएंगे तो मैं बात क्या करूंगा, राइट? तो स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स का पहला उद्देश्य है कि हम अपने मस्तिष्क में इंग्लिश वर्ड्स को एक्टिवेट करें, और दूसरा उद्देश्य है कि इंग्लिश सीखने के प्रति हमारे मन में कोई भी प्रश्न है, भ्रांति है, उसको हम क्लियर ऑफ करें। और जो दूसरा कोर्स है कैच इट माइक्रोसाउंड ट्रेनिंग फॉर इंग्लिश, उसका आधार है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी हियरिंग और स्पीच दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू कमल विहार, तो यहां पर आई एम गोइंग टू कमल विहार, तो ये जो सुन के समझ में आना कि इन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू कमल विहार, तो थोड़ा कानों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और क्योंकि इंग्लिश एक अन्य लैंग्वेज है, हम बड़े होते हुए हिंदी को ही एक्सपोज हुए हैं, तो जब नए प्रकार के शब्द हमारे कान में पड़ते हैं तो हमारे को थोड़ा सा ध्यान देके सुनना पड़ता है, और अपने मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है कि जब आई एम बोलेंगे तो उसका मतलब एक्चुअली आई एम गोइंग टू कमल विहार। तो ये जो ट्रेनिंग है कान की और जीभ की और वॉइस प्रोडक्शन की जो ट्रेनिंग है, उसके लिए बनाया हुआ कोर्स है। बहुत ही साइंटिफिक कोर्स है, एब्सोल्यूट साइंटिफिक।
और इन चारों के साथ अब हमारे पास पर्याप्त वोकेबुलरी है, हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है, और इंग्लिश के लिए हमने कानों की और जीवा अपने वॉइस प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दे दी है। तब हम फ्लुएंसी के लिए पहली सीढ़ी पे खड़े हैं। इस प्रिपरेशन के बाद हम पहली सीढ़ी पे खड़े हैं फ्लुएंसी के लिए। उसके बाद अद्वित एक्सप्रेशन बिल्डर नाम का एक बड़ा कोर्स है, पर सिर्फ इन चारों टेक्निक्स का भी बहुत अच्छे से उपयोग कर लिया ना, तो अपने आप भी आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब उसके बाद टीचर की ऐसे बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, पर फिर भी यदि आप चाहो तो एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लेने के लिए अद्वित एक्सप्रेशन बिल्डर नाम का एक एडवांस लेवल कोर्स है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर। सो आप सभी लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए और अरविंद जी ने जो मार्गदर्शन दिया, तो अरविंद जी को भी धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू। और यहाँ पर अद्वित इंस्टीट्यूट की सारी जानकारियाँ कभी भी ले सकते हैं, और आपको जो भी प्रॉपर हेल्प हो सके वो हम अवेलेबल करा सकेंगे। सो आज के इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नमस्कार।